Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors, ये मेरी 23rd फिजिक्स क्रैश कोर्स का क्लास है। इन सभी लेक्चर में मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इन सभी टॉपिक्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो 26 जुलाई को आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में 9 के करीब 9 के करीब आपके पास उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वुड बी डॉक्टर्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रोटेशनल मोशन का टॉपिक खत्म किया था और रोटेशनल मोशन की मैंने आपके साथ सारी थ्योरी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिए। इस तरह बाकी भी टॉपिक जो है मैंने मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, तो ये सभी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उनमें उनकी थ्योरी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 26 जुलाई को जो आ सकते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और लास्ट 20 ईयर्स के जो इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, AIPMT में, CBSE PMT में, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस लेक्चर में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। वुड बी डॉक्टर्स, मैंने आपसे कोई 1 मंथ बैक आपको एक पूरे 1 मंथ का शेड्यूल दिया था। आपको बतलाया था कि मैंने किस तरह से आपने एक पूरा महीना 1 मंथ आपने पूरी तैयारी करनी है। वो कल ऑलमोस्ट कल ख़त्म होने वाला है। तो और मैंने कहा था कि जब ये आप इसको अडॉप्ट कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के मैं 2 शेड्यूल आपको और दूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट लेक्चर में वो शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे और पूरा रिव्यू भी करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट मंथ क्या किया, उसमें कि क्या क्या हमारे पास कमियां रह गई, उन सब चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। So would be doctors, as you know, all these classes are dedicated to this nation and corona warriors of this nation and to PM Care Fund. So would be doctors, आज हम अपना 23rd लेक्चर शुरू करने से पहले हम सब बड़े प्यार से पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, जो आज मैं आपके साथ ग्रेविटेशन शुरू करने वाला हूं, इसमें भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये और बहुत सिंपल से क्वेश्चन, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है, इसके जो फर्स्ट आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस आ जाता है। व्हाट इज दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ग्रेविटेशनल मासेस इज directly proportional to the product of their masses and
inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining the two masses. Here this capital G is the universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आता है, कहते हैं देयर आर टू मासेस, the force between these two masses they are kept at some distance and the force between these masses is 10 Newton. कहते हैं what will be the force between the two masses when these masses, in between these masses a medium is placed. So whether this force will remain 10 Newton, choices are given. The force, now the force will be greater than 10 Newton, less than 10 Newton, is equal to 10 Newton, or nothing can be said. So, would-be doctors, no doubt कि with the medium there is effect of force in case of the force is electrostatic. अगर दो चार्जेस के बीच में हम मीडियम रख दें तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. बट रिमेंबर देयर इज no effect of medium, there is no effect of medium on gravitational force. Gravitational force के ऊपर मीडियम कोई इफेक्ट नहीं डालता. रिमेंबर इट. क्लियर? तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन यही आया था. Remember, would be doctors, this Newton's law of gravitation, who would see Newton's third law of motion. What do you mean by this? It holds the Newton's third law of motion. If this is a mass m1, this is a mass m2, here mass m2 is attracting the mass m1 towards itself with a force F12 vector. Similarly, m1 is attracting this mass m2 towards itself with a force of F21 vector. So here F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ F21 वेक्टर. तो जितनी फोर्स मास m1 ने m2 के ऊपर एग्जर्ट करनी है उतनी फोर्स m2 m1 के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि देयर आर टू मासेस, वन ऑफ मास 10 kg, अनदर ऑफ 20 kg, केप्ट एट सम डिस्टेंस. फोर्सेस दी हुई हैं उनकी कि आपके पास एक फोर्स क्या है F12 है, दूसरी फोर्स F21 है. देन रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड द फोर्स ऑफ F12 एंड F21. तो क्या होगा, इट विल बी 1:1. रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या होगी, 1:1 होगी. रीजन बीइंग कि जितनी मास m1 ने m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करनी है उतनी ही m2 ने क्या करना है, m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करनी है. क्लियर? जस्ट रिमेंबर, देखो ये सिंपल सी बात है कि फोर्स क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आपके पास देयर आर नंबर ऑफ मासेस, किसी एक मास के ऊपर अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अदर मासेस, तो इट इज ऑलवेज टेकन एज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 26 जुलाई. What is the question? कि there are 3 masses which are lying on the 3 corners of the equilateral triangle. Each side of the triangle is L unit. First question इसमें यही पूछ लिया जा सकता है कि what is the magnitude of the resultant force acting on either of the mass. कि what is the question? कि there are 3 masses which are lying on 3 corners of the equilateral triangle. Let it be A, B, C. यहाँ पे आपके पास this is A, this is B, this is C. Here 3 masses are lying on A, B, C. Clear? And it is said कि each side of the triangle is L unit. Triangle की each side जो है वो
L यूनिट है। और कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर ऑफ देम। सपोज कर लो कि हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। किसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है? सपोज हमने रिजल्टेंट फोर्स, we have to calculate the resultant force acting on a mass which is lying at A. Now the mass which is lying at A, it is attracted by two other masses which are lying at B and C. The mass B is attracting A towards itself with what force? That is FAB. Similarly, the mass which is lying at C is attracting towards itself with what a force? FAC. Clear? So in this way, the magnitude of, in this way there are two forces acting on the mass which is lying at A. One is force due to B, another force is due to C, and what we are getting, the magnitude of these two forces both FAB and FAC are equal, reason being कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मासेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, so इसलिए FAB और FAC का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। And the angle between these two forces is 60 degree. So as here there are two forces which are acting at a point, and angle between them is 60 degree and their magnitudes are equal, उस केस में हमें पता है कि resultant of those forces क्या होता है? मैंने आपको वेक्टर भी बताया था, that is equal to क्या होता है? √3 times of either of them. So resultant force acting on a mass which is lying at A will be equal to √3 of EB, and this force will act in this direction. And what is the value of FAB? This will be gm square by L square. So this is the resultant force, √3 gm square by L square. Clear? So in this way, this is the force lying on a mass which is at A. Similarly, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि what is the force acting on a mass which is lying at B, which is lying at C, तो क्या होगा? अगर A के ऊपर इतनी फोर्स एक्ट कर रही है तो B के ऊपर भी उतनी फोर्स एक्ट करेगी, C के ऊपर भी उतनी फोर्स एक्ट करेगी। रीजन बीइंग all masses are equal, distances between them are same, so इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए आपके पास सिमिलरली क्या है कि आपके पास B के ऊपर भी फोर्स कितनी एक्ट करेगी? दैट विल बी √3 gm square by L square. C के ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स कितनी एक्ट करेगी? दैट विल बी √3 gm square by L square. क्योंकि मास विच इज लाइंग एट B वो क्या है? A के ऊपर जो पड़ा हुआ है मास वो B को अटैक कर रहा है, C के ऊपर पड़ा हुआ है वो भी B को अटैक कर रहा है, तो इससे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और जो C के ऊपर है that is attracted by the masses which are lying at A and B. Clear? So would be doctors, this is the first question which can be asked कि what is the magnitude of the resultant force acting on either of these mass. ठीक हो गया? किसी के ऊपर भी पूछ लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? √3 gm square by L square होगा। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर द masses which are lying at A, B and C, these masses starts moving in a circle by keeping the distance between them as it is, what will be the speed of each mass? अगर ये masses एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दे, जो मासेस A, B, C के ऊपर पड़े हुए हैं, अगर ये मासेस सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दें और इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे, तो इट कैन बी आस्क्ड कि किस स्पीड के साथ ये मूव करेंगे। मतलब क्वेश्चन इज कि दीज मासेस स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे ये मासेस सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेंगे तो इनके बीच में, इन मासेस के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो ये पूछा गया है कि जब ये मूव करेंगे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ईच मास। सो वुड बी डॉक्टर्स, अगर ये मासेस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो व्हाट दे हैव रिक्वायर्ड, इन दैट केस दे हैव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी क्या हो रहा है, जो ईच मास के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, जो मास ए के ऊपर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, जो मास बी के ऊपर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, जो मास सी के ऊपर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, यही रिजल्टेंट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, ईच मास को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो मींस हियर दिस √3g m square by L square will provide the centripetal force. What is that? mv square by r. Clear? What is here r? R is the radius of circle. Here this is the radius of the circle. This is r. ये आपके पास क्या है r, और इसकी वैल्यू क्या होती है L by √3। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा √3m v square by L। तो यहां से स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल टू √g m by L आ जाएगी। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्पीड के साथ वे मूव करेंगे अगर इन्होंने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं बाय कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम एज इट इज। थर्ड, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये मूव करना शुरू करते हैं, इनकी स्पीड आ गई, तो व्हाट विल बी देयर टाइम पीरियड। तो दैट इज वेरी सिंपल, याद रखना बच्चों, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन के लिए 2 पाई r बाय v। r क्या है यहाँ पे L बाय √3 है। व्हाट इज हियर v? v इज √g m बाय L है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। दिस विल बी द टाइम पीरियड। तो इसे सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 2 पाई दिस बिकम्स L³ अपॉन 3gm। क्लियर? ये आपके पास क्या है, टाइम पीरियड है। और वे जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव करेंगे उस सर्कुलर पाथ में जो उसका टाइम पीरियड होगा, जस्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो ये टाइम होगा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मैंने कहा 3 क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 26 जुलाई को। पहला क्वेश्चन सीधा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर ऑफ द मास। सेकंड कैन बी आस्क्ड कि इट कैन बी आस्क्ड कि अगर दे स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ by keeping the distance as it is, so what will be the speed with which they start moving। और थर्ड इसमें पूछा जा सकता है if they are moving in a circular path what will be their time period। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई, ये पहले पार्ट का आंसर ये आ गया, किस स्पीड के साथ मूव करेगी उसका आंसर ये आ गया, कि क्या टाइम पीरियड होगा उसका आंसर ये आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 3 की बजाय 2 मासेस हैं, इट कैन बी दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ L। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज 2 मासेस। इसका बड़ा ये तो नहीं पूछा जा सकता, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स उनके बीच में क्या होगी, g(m)² बाय L² होगी। और ये पूछा जा सकता है कि अगर ये 2 मासेस सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करते हैं बाय कीपिंग द डिस्टेंस एज इट इज, then what is the speed with which they start moving। तो उस केस में भी क्या होगा कि आपके पास उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है that is provided by the gravitational force between these 2 masses। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उस केस में, g(m)² by L² होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, mv² by r। 2 मासेस हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे L/2 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। फिर आप उसको सॉल्व करोगे, स्पीड आ जाएगी। अगर उससे नेक्स्ट टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है तो आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि 4 इक्वल मासेस आर लाइंग ऑन दी 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इट कैन बी आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर ऑफ द मास, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। सेकंड वही
कि अगर वे सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी। थर्ड, इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट विल बी देयर टाइम पीरियड। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कहता है इफ two gold spheres of having same masses and same radius are put in contact with each other, कहता है then gravitational force between them is, नीचे चॉइस दी हुई है और ये दिया हुआ है two gold sphere having same mass, each having the same radius capital R, they are put in contact with each other, कहता है then gravitational force between them is, चॉइसेस दी होंगी। फर्स्ट चॉइस दी होगी gravitational force is directly proportional to r square, सेकंड चॉइस दी होगी gravitational force is directly proportional to r cube, थर्ड चॉइस दी होगी directly proportional to r4 और फोर्थ चॉइस दी होगी directly proportional to r6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, r4 होगी। कैसे आया, जस्ट सी वी आर हैविंग टू गोल्ड स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस दैट इज कैपिटल R, दे आर पुट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे के साथ रख दिया, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इनका रेडियस क्या है, r है। अब इनके बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके डिस्टेंस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन फ्रॉम देयर सेंटर्स, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके सेंटर्स का 2r, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगी 4r स्क्वायर। नाउ मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। क्लियर। नाउ दिस r क्यूब का स्क्वायर क्या बन जाएगा, r6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है r स्क्वायर, तो फोर्स क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r4। सो हियर force between these two masses will be directly proportional to r4। क्लियर। तो चॉइस क्या दी हुई थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, थर्ड चॉइस क्या दी हुई थी r क्यूब, फोर्थ चॉइस क्या दी हुई थी r4, थर्ड चॉइस दी हुई थी r4, फोर्थ चॉइस क्या दी हुई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r6। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। बस इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपने मास को क्या लिखना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना है। दोनों गोल्ड स्फीयर हैं तो दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। स्फीयर हैं तो वॉल्यूम क्या होगा उनका 4/3 पाई r क्यूब होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर में टर्म है ग्रेविटी। व्हाट इज दिस ग्रेविटी, क्या कहते हैं, द फोर्स विद विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मासेस, ग्रेविटेशनल मासेस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जिस फोर्स के साथ अर्थ दूसरे ग्रेविटेशनल मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे हमने क्या कॉल किया है, ग्रेविटी कॉल किया है। और वो फोर्स होगी क्या, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, दिस F is equal to capital G capital M small m divided by r square। Clear। Here capital M is the mass of the earth, small m is the another mass, capital R is the radius of the earth। अब हमने यहाँ पे radius of the earth क्यों लिया, कि we are assuming that this mass is very small as compared to the radius of earth and it is lying near to the earth or on the, suppose this mass is lying on the surface of the earth। अगर ये मास स्मॉल m अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और अर्थ का मास कैपिटल M है, रेडियस ऑफ अर्थ r है, तो फोर्स क्या होगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। एंड ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छे 2-3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं विच कैन बी आस्क्ड ऑन 26 जुलाई। व्हाट इज दैट, कि अगर देखो अगर आपके पास मास पदार्थ अगर हम कांस्टेंट लेकर चले तो G की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस स्क्वायर है। क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कहते हैं इफ रेडियस पदार्थ इज इंक्रीज बाय 1%, हम अर्थ का रेडियस 1% से इंक्रीज करते हैं बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 1% बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस केस में क्या होगा, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 1%, अगर मास आपके पास कांस्टेंट है तो उस केस में एक बड़ा फॉर कांस्टेंट मास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि dg by G can be written as minus of twice of dr by r। क्या लिखा जा सकता है, dg by G is equal to minus of twice of dr by r। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास मास कांस्टेंट है। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस बाय 1%, तो dr by r आपके पास क्या है, 1% है, तो dg by g क्या आ जाएगा आपके पास, -2% आ जाएगा। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस बाय 1%, in that case acceleration due to gravity will be decreases by 2%। acceleration due to gravity जो होगी 2% से क्या करेगी, आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो मैं फिर आपको एक बार कह रहा हूं, दिस इज द रिजल्ट, dg by g is -2 into dr by r। दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर कांस्टेंट मास, अगर आपके पास मास क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पे कहें कि रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस बाय 1% बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, तो उस केस में dg by g क्या आ जाएगा, +2% आ जाएगा। इन दैट केस वी विल से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will be increased by 2%। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी 2% से क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपसे इसमें आ जाता है, अगर हम अर्थ के मास को क्या लिख लें, इफ वी राइट द मास ऑफ द अर्थ इज 4/3 पाई r³ इंटू रो। मास ऑफ द अर्थ क्या लिख लें, 4/3 पाई r³ इंटू रो, मीन्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखते हैं। तो उस केस में g की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल G 4/3 पाई r³ इंटू रो डिवाइडेड बाय r²। तो दिस बिकम्स 4/3 g पाई r रो। क्लियर। तो अगर आपके पास रो इज कांस्टेंट, अगर यहां पे क्या कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इफ हियर रो इज कांस्टेंट, तो उस केस में g क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगी। उस केस में g क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास कांस्टेंट था तो g क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r थी। तो इस केस में आपके पास जो dg by g है वो क्या बन जाएगा, here dg by g will be equal to dr by r। क्या हो जाएगा, dg by g is equal to dr by r। वो कहता है if radius of the earth increases by 1% by keeping its density constant, तो what is the percentage increase or decrease in value of acceleration due to gravity। अब यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपने ये रिजल्ट यूज करना है। तो आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीजेस बाय 1%। वहां पे क्या था,
कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस बाय 1% था, मास कांस्टेंट था, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी, डिक्रीजेस बाय 2% आ गई थी। क्लियर? अगर यहां पे कहता है रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस बाय 1% कीपिंग इट्स डेंसिटी कांस्टेंट, तब क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल आल्सो डिक्रीज बाय 1%। और इस केस में अगर हम मास कांस्टेंट लेते हैं तब वहां पे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीजेस बाय 2%। एक तो क्या है, इसमें 2 वाला फैक्टर चला गया और एक इसमें क्या है, नेगेटिव साइन खत्म हो गया, जिससे नेगेटिव साइन खत्म होने से जहां पे डिक्रीज हो रहा था वहां पे इंक्रीज हो गया, जहां पे इंक्रीज हो रहा था वहां पे डिक्रीज हो गया। क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है, क्या कांस्टेंट रख के दिया हुआ है, मास कांस्टेंट रख के दिया हुआ है या डेंसिटी कांस्टेंट रख के दिया हुआ है। मास कांस्टेंट रख के दिया हुआ है तब dg by g माइनस 2 dr by r है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट रख के दिया हुआ है तो देन dg by g क्या है, dr by r है। अगर मास कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वुड बी डॉक्टर्स वैल्यू ऑफ जी जो है इट वेरीज, कैसे कैसे वेरी करती है, हाइट के साथ भी वेरी करती है। इट वेरीज विद, अगर हम अर्थ की डेप्थ पे चले हैं वहां पे भी जी की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। और द वैल्यू ऑफ जी आल्सो वेरीज विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के साथ भी जी की वैल्यू वेरी करती है। किसी भी हाइट h के ऊपर जो g की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है, gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g एट एनी हाइट h। और वी कैन से, अगर वी कैन से दिस gh इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। What is here this small g? This g is the value on the surface of the earth. ये जो g है, this is the value of g at the surface of the earth. अब ये ख्याल रखना कि this h is comparable to the radius of the earth है। ये जो h है, it can be taken as आपके पास 3000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर एंड सो, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर है। अगर h की वैल्यू 6400 किलोमीटर के कंपेरेबल है तब आपने क्या रिजल्ट यूज करना है, gh इज इक्वल टू g इंटू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। इफ हियर h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2h बाय r। gh इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। सो 2 फॉर्मूले हैं, वेरिएशन ऑफ g विद अल्टीट्यूड के साथ, क्या एक j है g इंटू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। हियर h इज कंपेरेबल टू r एंड अनदर फॉर्मूला ये है, इसमें h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल हाइट और फॉर वेरी लार्ज हाइट, बट this formula is only used for a very small height। अगर large height के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो आपका आंसर गलत हो जाता है, लेकिन अगर स्मॉल हाइट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है थोड़ी वो क्या हो जाएंगी, लेंथी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द हाइट वेयर द वैल्यू ऑफ g decreases by, where the value of g remains 25% of the surface of the earth। कहता है वो हाइट कैलकुलेट कीजिए जहां पे g की वैल्यू आपके पास कितनी रह जाएगी, 25% of the surface of the earth। अगर देखिए 25% of the surface of the earth रहती है तो इट मीन दैट 75% डिक्रीज करती है। अगर 75% डिक्रीज करती है तो इट कैन नॉट डिक्रीज एट ए वेरी स्मॉल हाइट, इट कैन ओनली
डिक्रीज फॉर ए वेरी लार्ज हाइट, तो आप अगर यहां से एक बड़ा क्लियर हो गया, आपके पास जो हाइट है वो लार्ज है, अगर हाइट आपके पास लार्ज है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। तो GH आपके पास क्या रहेगी 25%, 25% का मतलब 1/4 रहेगी। तो दिस इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू क्या आ गया G/4 G R upon R plus H whole square. So here this G will be cancelled with this G. So here R upon R plus H क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। So here H will be equal to क्या आ जाएगा कैपिटल R आ जाएगा। This is the height where the value of G will be 25% of the surface of the earth. वो height किसके बराबर है? This is equal to radius of the earth. That is what is that? That is 3600. Radius of the earth is 6400 किलोमीटर। Means इस height के ऊपर जाकर G की वैल्यू ने कितना रह जाना है 1/4 रह जाना है from the surface of earth। हाँ, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अगर आप यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यहां पे इसे आप 1/4 लोगे। दिस इज 1 माइनस 2h/r, सो 2h/r कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। तो h क्या आ जाएगा आपके पास यहां पे 3/8 ऑफ r आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो h की वैल्यू क्या आती है 3/8 ऑफ r आ गया। तो ये आपके पास क्या है, गलत है। दिस इज रॉन्ग, क्लियर? सो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला फॉर ए वेरी लार्ज हाइट। दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज फॉर वेरी स्मॉल हाइट। अब क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर, ये एक ख्याल रखना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बाय 1%। सिर्फ 1% के साथ g की वैल्यू क्या करे, डिक्रीज करे। अगर 1% डिक्रीज करनी है तो 1% डिक्रीज विल टेक प्लेस ओनली एट ए वेरी स्मॉल हाइट। 1% डिक्रीज कहां पे होगी, स्मॉल हाइट के ऊपर होगी। तो उस केस में आप GH को क्या कह सकते हो कि GH कितनी रह जाएगी, दिस 1% विल टेक प्लेस एट ए वेरी स्मॉल हाइट। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आप GH को क्या कहोगे, क्या रहेगी 99/100 ऑफ G कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस 2h/r आ जाएगा, और यहां से आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 किलोमीटर आ जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h, 32 किलोमीटर। तो दिस इज ए स्मॉल हाइट दैट इज 32 किलोमीटर वेयर द वैल्यू ऑफ g decreases by 1% or it remains 99% of the surface of the earth। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, लार्ज हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूं, यहां पे g की वैल्यू क्या रखूंगा, दिस इज बिकम्स 99/100। 99/100 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ क्या है अंडर रूट लोगे, अंडर रूट ऑफ 99, अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 क्या बन जाएगा 10, अंडर रूट 99 को सॉल्व करोगे, फिर आप h की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगा। आपको बड़े माइन्यूटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर चीज की, और वो क्या होंगी, लेंथ ही होंगी। तो अगर आप, और हो सकता है अगर आप सपोज कर लो आप अंडर रूट भी नहीं लेना चाहते, आप स्केलिंग कर देते हो, फिर आपके पास h का क्या है क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स लेंथी। हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, आंसर गलत आएगा, आंसर भी आ जाएगा, नियरली आ जाएगा 32 के करीब, 30 आ जाएगा या 33 आ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा, लेकिन वो गलत आंसर नहीं होगा, आएगा वहां से, लेकिन यहां से जो आंसर आएगा भी यहां से एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो आएगा भी यहीं से, लेकिन आपके पास कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो नहीं यूज करेंगे। हाँ, जहां कहीं पे आपको बिल्कुल
आप बिल्कुल अप टू दिमाग आपने बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एक एजम्पशन की हुई है, जब h इज वेरी वेरी स्मॉल, हमने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके ये फॉर्मूला डराइव किया हुआ है। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। अगर हम अर्थ की डेप्थ के ऊपर जाते हैं तो वहां पे भी g की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। अगर हम किसी डेप्थ x के ऊपर चले जाएं, किसी भी डेप्थ x के ऊपर g की वैल्यू क्या होनी है, एट ए डेप्थ x द वैल्यू ऑफ g इज क्या होगी, दैट इज g इंटू 1 माइनस x बाय r, where x is any depth from the surface of the earth। तो डेप्थ x के ऊपर g की वैल्यू ये है। और अर्थ के सेंटर के ऊपर चले जाएंगे, अर्थ के सेंटर के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R होगी। फॉर द सेंटर ऑफ द अर्थ x विल बी इक्वल टू हियर कैपिटल R, तो g क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 0। सो रिमेंबर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g विल बी 0। और उसके बाद अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें, g इंटू r माइनस एक्स डिवाइड बाय r, व्हाट इज हियर r माइनस एक्स, दैट इज d। अगर हम इसे d कॉल कर लें, दिस इज इक्वल टू r, हियर d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट जैसे जैसे आप सेंटर के अर्थ से ऊपर की तरफ आ रहे हो, g की वैल्यू लीनियरली बढ़ रही है। g क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। दैट डिस्टेंस क्या है, इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द ग्राफ बिटवीन g एंड डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। 3-4 ग्राफ दिए हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ग्राफ क्या होगा आपके पास, देखो, अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ मींस एट ए डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R। इस डिस्टेंस तक तो g की वैल्यू क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। और जब हम हाइट h के ऊपर चले जाते हैं तो g क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस h होल स्क्वायर आ रहा है। r प्लस h क्या है, दैट इज ए d, दैट क्योंकि मैंने ये d क्या कहा है, दिस इज द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसके बाद क्या है, g क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है। कोई भी ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, उस ग्राफ की शेप क्या होती है, पैराबोलिक होती है। सो दिस इज हियर, दिस g विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन acceleration due to gravity and distance. This is very important. This distance is taken from the center of the earth. तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपके पास यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक बॉडी को हम डेप्थ x के ऊपर लेकर और उसी बॉडी को हम हाइट h के ऊपर लेंगे, दैट h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके फॉर्मूले हैं g की वेरिएशन के हैं, उसी तरह किसी, जिस तरह से g वेरी कर रही है डेप्थ या हाइट के साथ, उसी तरह किसी बॉडी का वेट भी क्या है, वेट भी क्या है, हाइट और डेप्थ के साथ वेरी करेगा। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट एनी हाइट h, वेट ऑफ द बॉडी एट एनी हाइट h क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, वेट जो हो जाएगा WH इज इक्वल टू W R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर हो जाएगा, वेट W इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड फॉर ए वेरी स्मॉल हाइट, and for a very small height, the weight of the body, किसी भी उस हाइट के ऊपर क्या होगा, 1 माइनस 2h by r होगा। Similarly, weight of the body at any depth x क्या होगा, w into 1 minus x by r। Clear? Here in all these three formula, this w, this w, this w, this is the weight of the body
on the surface of the earth. Now the question is कि एक बॉडी को हम डेप्थ x के ऊपर ले गए, फिर उसको एक स्मॉल हाइट के ऊपर ले गए, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट विल बी सेम। तो आपके पास wx और wh क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 माइनस एक्स बाई आर शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर होना चाहिए। तो इट मीन दैट x इज इक्वल टू 2h। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना होगा h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मतलब व्हेन x फॉर ए डेप्थ x which is equal to 2h, the weight of the body for this depth x will be equal to the weight of that body for that height h। क्लियर? और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी बॉडी को पहले डेप्थ x के ऊपर लेके गए, फिर हाइट h के ऊपर लेके गए, दैट h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। कहाँ पे वो बॉडी ज्यादा वे करेगी? डेप्थ x के ऊपर ज्यादा वे करेगी या हाइट h के ऊपर ज्यादा वे करेगी? देखो डेप्थ x के ऊपर 1 माइनस 2x बाई आर है, यहाँ पे 1 माइनस 2h बाई आर है, यहाँ पे वेट ज्यादा कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। तो इट मीन दैट वेट ऑफ द बॉडी at depth x will be more as compared to the height h. Clear? So thank you very much would be doctors for today. We will continue it in the next lecture. So would be doctors, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। would be doctors, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।